हेलो एवरीवन, दिस इज लेसन 5 ऑफ दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यूज। अभी तक 40 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 कवर करने वाले हैं। सो जैसे कि हर वीडियो में बताते हैं, ये नेट जीआरएफ वालों के लिए हेल्पफुल होगा। ये एमसीक्यूज स्टेट पीसीएस वालों के लिए हेल्पफुल होगा, जैसे जेपीएससी वगैरह, और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, जहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और रूल्स ये है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का इस वीडियो में कि हर क्वेश्चन के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने करेक्ट ऑप्शन मार्क करने हैं, और लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुआ और आपने कितने मार्क किए थे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 इज हियर। द बुक द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद। जो बुक है इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किससे डील करता है? ऑप्शन ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल अप्रोच, ऑप्शन सी डेवलपमेंटल अप्रोच, ऑप्शन डी पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो ये जो बुक है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिक चॉइस अप्रोच से डील करता है, पब्लिक चॉइस अप्रोच। और ये इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 1974 में पब्लिश किया था और इसके राइटर थे विंसेंट ऑस्ट्रो। So next question is here. Who among the following have contributed significantly to the studies conducted by the comparative administrative group? जो comparative administrative group यानी CAG था, उसमें जो स्टडीज कंडक्ट किए थे उसमें किन किन का कंट्रीब्यूशन है? ऑप्शन ए फेरल हेडी, बी रैल्फ ब्रेबेंटी, सी ट्वाइट वाल्डो, डी विलियम विलिगबर्ग। इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना। ए ऑप्शन ए बी एंड सी ओनली, ऑप्शन बी ए सी एंड डी ओनली, ऑप्शन सी ए सी ए बी सी एंड डी ओनली, और ऑप्शन डी नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी ए बी सी ओनली। ए बी सी यानी फेरल हेडी, रैल्फ ब्रेबेंटी और ड्वाइट वाल्डो का कंट्रीब्यूशन था कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में। सो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में। ये 1960 में फॉर्म किया गया था और इसका काम था डू रिसर्च इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ताकि टीचिंग को प्रमोट किया जा सके कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसके द्वारा इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी का फॉर्मुलेशन किया जा सके और इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यही था इसका कुल एम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेलर्स मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट? नॉट है यहाँ पे। इनमें से कौन सा है जो टेलर का मैकेनिज्म नहीं है मैनेजमेंट का? ऑप्शन ए यूजिंग ए रूटीन सिस्टम, B. Employing a mnemonic system, C. Employing a modern cost system, और D. Using a gang plank। तो इनमें से सिर्फ ये यूजिंग ए गैंग प्लैंक है जो टेलर का मैकेनिज्म नहीं मैनेजमेंट का। ये जो गैंग प्लैंक है ये ना, ये फ्यूल का दिया हुआ था, फ्यूल का थ्योरी था ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस बारे में हम लोग क्वेश्चन किसी वीडियो में जरूर कवर करेंगे। Which one of the following is not one of the types of leadership according to the concept of मैक्स वेबर? इनमें से कौन सा ऐसा टाइप ऑफ लीडरशिप नहीं जो मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट में नहीं था? ऑप्शन ए कैरिस्मेटिक, बी ट्रेडिशनल, सी ब्यूरोक्रेटिक, डी रेशनल लीगल। तो मैक्स वेबर ने कैरिस्मेटिक अथॉरिटी को बताया था, उनके कॉन्सेप्ट में ये था, ट्रेडिशनल अथॉरिटी था, रीजनल लीगल भी था, सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक नहीं था। ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट में, लीडरशिप के कॉन्सेप्ट में ब्यूरोक्रेसी नहीं था। ये कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं था ये। तो कौन कौन सा कैटेगरी था? कैरिस्मेटिक, ट्रेडिशनल और लीगल रेशनल। तो कैरिस्मेटिक क्या होता है? इसमें लीडर के पास एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ होती है। ट्रेडिशनल होता है ये ड्यू टू कस्टम और ट्रेडिशन होता है, किसी कोई लीडर बनता है किसी कस्टम या ट्रेडिशन के कारण। और लीगल रेशनल होता है ये बिकॉज ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। So next question is here, which is not true about the Indian Independence Act 1947? इनमें से कौन सा सही नहीं है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में? A. Two dominions were constituted, India and Pakistan. B. The sovereignty of His Majesty over the Indian states would lapse. C. The Constituent Assembly would function as the legislative assembly for the interim period. Or option D. The Governor General would have limited power to assent to any bill in the name of His Majesty. तो इनमें से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का 1947 का यही गलत है कि द गवर्नर जनरल वुड हैव लिमिटेड पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। क्योंकि गवर्नर जनरल तो थे, लेकिन मैजेस्टी का यहाँ पावर खत्म हो चुका था, जो वहाँ की का किंगशिप था उसका पावर खत्म हो चुका था इंडिया के लिए।
colonial kingship का power. So next question is here. Taylor concept of functional foremanship leads to. जो टेलर का concept था functional foremanship ये किस चीज को किस तरफ लीड करता है? A double command, B multiple command, C specialization, D negation of unity of command. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए बी एंड सी ओनली, बी सी एंड डी ओनली, सी ए सी एंड डी ओनली और डी ओनली. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है बी सी एंड डी ओनली. क्योंकि टेलर का कॉन्सेप्ट तो डबल कमांड नहीं था, वो मल्टीपल कमांड था. फंक्शनल फॉर्मेनशिप है तो मल्टीपल कमांड होगा. स्पेशलाइजेशन भी था उसमें और निगेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड भी था. तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में क्या होता था थोड़ा देख लेते हैं. जो वर्कर थे उसको 8 फंक्शनल फोरमैन गाइड करते थे, जिसमें से प्लानिंग के 4 होते थे जो थे ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूटीन क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनेरियन. और एग्जीक्यूशन के लिए 4 थे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर एंड रिपेयर बॉस. ये था फंक्शनल फोरमैनशिप. द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन वाज हेडेड बाय. जो रॉयल कमीशन था डिसेंट्रलाइजेशन में किसने हेड किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड हॉबाउस, सी लॉर्ड रिपन और डी लॉर्ड मायर. तो ये जो रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन था इसे हेड किया गया था लॉर्ड हॉबाउस के द्वारा. ये 1907 से 1909 के बीच रहा था ये कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एज द सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर. इनमें से किसने अथॉरिटी को सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर कहा? ए कार्ल मार्क्स, बी एफ.डब्ल्यू. रिक्स, सी मैक्स वेबर, डी मूनियन रिले. तो इनमें से मूनियन रिले ने अथॉरिटी को सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर कहा था. अथॉरिटी है तो सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर. सो करेक्ट ऑप्शन इज मूनियन रिले. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डॉन्स कैटेगराइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स. इनमें से कौन सा सही नहीं डॉन्स कैटेगराइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेट से रिलेट करता है? ऑप्शन ए क्लिम्बर्स, बी वोटर्स, सी एडवोकेट्स, डी स्टेट्समैन. तो इनमें से सिर्फ वोटर्स ही करेक्ट नहीं है, बाकी ये तीनों डॉन कैटेगराइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स में थे, यानी क्लिम्बर्स, एडवोकेट्स और स्टेट्समैन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ए थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैक्स वेबर. ये थ्योरी किसने दिया था? ये है मॉडल्स ऑफ मैन, साइमन. ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, टेलर. एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मार्क्स, एफ.एम. मार्क्स. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए बी एंड डी ओनली, बी ए बी एंड सी ओनली, सी बी सी एंड डी ओनली और डी ए एंड सी. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी ए बी एंड डी ओनली. थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर तथा बी यानी मॉडल्स ऑफ मैन ये हर्बर्ट साइमन का है, साइमन. और ये डी यानी एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये था एफ.एम. मार्क्स का बुक. सो देख लेते थोड़ा. थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बाय मैक्स वेबर ये तो देख लिया हम लोगों ने. मॉडल्स ऑफ मैन 1958 में पब्लिश किया गया था, ये हर्बर्ट साइमन का बुक था. ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट 1948 में पब्लिश किया गया था, ये C.I. बर्नार्ड का बुक था. और एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एफ.एम. मार्क्स के द्वारा लिखा गया था और ये 1947 में पब्लिश किया गया था. सो आज का वीडियो में इतना ही था. अगर आप जरूर कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, इनमें से कितने करेक्ट हुए. अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, और अगर और डीपली किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए और अपना इस वीडियो के बारे में रिव्यू दीजिए. और ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा, क्योंकि अबाउट 1000 क्वेश्चन मुझे कवर करने हैं इस सीरीज़ में. थैंक्स एंड मस्ट वॉच नेक्स्ट वीडियो.